अहमद साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी, भुट्टो साहब ज़ाहिर है एक पॉपुलर लीडर थे। हुँ, अभी भी पॉपुलर हैं। हुँ, उनके वोट बैंक है उनका, उनकी हुँ, पार्टी का। तो लेकिन भुट्टो साहब से कुछ सियासी गलतियाँ हुई, हुँ, जो कि इतने बड़े लीडर को नहीं करनी चाहिए थी। हुँ, वो जो गलतियाँ थीं, उनका खमियाज़ा खुद भुट्टो साहब को भी भुगतना पड़ा। हुँ, और भुट्टो साहब को ऐसे यानी कि वो खमियाज़ा अदा करना पड़ा कि उनकी जान ही चली गई। हुँ, फांसी हुँ, ज़ाहिर है हुँ, उनको हो गई हुँ, अदालत में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि वो फांसी उनको जो हुई दुरुस्त हुई, हुँ, दुरुस्त कतई नहीं हुई। हुँ, बल्कि वो जो केस है उसके बारे में अब अदालत खुद भी तस्लीम कर चुकी है हुँ, कि वो गलती हुई। हुँ, वो गलत फैसला हुआ। गलत फैसला हुआ, वो हुँ, तो ज़ाहिर है गलत फैसला था। और बहुत वो क्या कहते हैं ज़्यादती है वो तो, हुँ, ज़ुल्म बल्कि कत्ल ही है हुँ, एक तरह का। हुँ, हुँ, वो तो गलत हुआ। लेकिन भुट्टो भुट्टो साहब जो यहाँ तक पहुँचे ना, हुँ, उसमें ज़ाहिर है उनकी कुछ गलतियाँ थीं, हुँ, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हुँ, अगर उनकी आगाज़ देखा जाए उनकी सियासत का, तो वो अय्यूब खान की सरपरस्ती में उन्होंने हुँ, यानी कि सियासत शुरू की। हुँ, उसकी कैबिनेट में वो है बस ये थे वज़ीर ख़ारजा थे। हुँ, वो आए और उन्होंने सियासत शुरू कर दी। हुँ, उसके बाद इलेक्शन पे आ जाएँ हुँ, 70s, उसमें अवामी लीग की वाज़ेह बढ़तरी थी। हुँ, हुँ, अवामी लीग ने 167 सीट्स जो हैं वो हासिल हुँ, की। 167 हुँ, सीटें अवामी लीग की। हुँ, और भुट्टो साहब की जो पार्टी थी पीपल्स पार्टी, हुँ, उसकी सिर्फ 86 सीटें थी। हुँ, अब जो 167 सीटों वाली पार्टी है, हुँ, हक तो उसका बनता था हुँ, हुकूमत में आने का, हुकूमत करने का। हुँ, लेकिन वो उसे हुकूमत नहीं दी गई। हुँ, भुट्टो साहब जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। एस्टेब्लिशमेंट जो थी उस वक़्त की भुट्टो साहब को लाना चाहती थी, हुँ, या उनके मुजीबुर रहमान के साथ कोई इख्तलाफात थे। हुँ, भुट्टो साहब को वहाँ ये किरदार अदा करना चाहिए था कि भुट्टो साहब को कभी भी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी हुँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। हुँ, भुट्टो साहब को सियासतदान जो होते हैं ना वो रास्ते तलाश करते हैं। हुँ, सियासतदान तसादुम नहीं करवाते, हुँ, मुआशरों को वो तकसीम नहीं करवाते। हुँ, उनको चाहिए था, भुट्टो साहब को जितना चाहे उन्हें शौक था कि मुझे हुकूमत मिले, हुँ, उन्हें वहाँ बड़ा सियासतदान होने का सबूत देना चाहिए था हुँ, कि भी मैं नहीं जीता हुँ, तो मैं अपोज़िशन में बैठूँगा, हुँ, हुकूमत का आपका हक है। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, हुँ, या आप चलें ये कह लें कि उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। हुँ, चलें, बहरहाल वो उसके जो भी हुआ, हुँ, फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ, हुँ, अवामी लीग के खिलाफ ढाके में। हुँ, तो जंग भी हुई हुँ, इंडिया के साथ, उसके नतीजे में पाकिस्तान भी अलहदा हो गया। इसमें हुँ, ज़ाहिर है भुट्टो साहब का तो यानी कि सिर्फ भुट्टो साहब का किरदार तो नहीं था ना, हुँ, एस्टेब्लिशमेंट थी उसका बहुत बड़ा किरदार था। भुट्टो साहब लेकिन उनके आलाकार तो थे हुँ, कि उन्हें वहाँ एक मैच्योर और दूरंदेश सियासतदान के तौर पे किरदार अदा करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। हुँ, ठीक है जी। उसके बाद जब उधर ढाका में जो था वो ऑपरेशन शुरू हो गया, हुँ, इंडिया की फ़ौज ने मुदाखलत कर दी, हुँ, जंग शुरू हो गई हुँ, पाकिस्तान की। और यूएनओ का में जो वाक़या हुआ वो सबको पता है कि भुट्टो साहब ने जो पोलैंड ने हुँ, ये पाकिस्तान और इंडिया की जो वहाँ पे जंग हो रही थी, हुँ, उसको रुकवाने के लिए करारदाद पेश की हुँ, यूएनओ में। हुँ, उस पे 144 ममालिक ने साइन किए, हुँ, उसको हुँ, मंज़ूर किया। हुँ, और वो ये थी कि ये जंग बंद करवाई जाए, हुँ, इंडिया की फ़ौज वापस जाए। हुँ, अब ये जो जंग बंदी की ये जो करारदाद थी, ये तो पाकिस्तान के हक में थी हुँ, असल में, हुँ, कि जंग अगर बंद होती, इंडिया की फ़ौज वापस जाती वहाँ से, हुँ, हुँ, तो कंट्रोल तो फिर भी पाकिस्तान के साथ हुँ, को ही मिलना था ना। हुँ, अच्छा,
भुट्टो साहब ने मुखालफत क्यों की, पाकिस्तान ने मुखालफत क्यों की? वो जो वीडियो भी आप देखते हैं भुट्टो साहब की, उन्होंने करारदाद की कापियां फाड़ दी, आम वीडियो है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि हम नहीं इसको मानते। भुट्टो साहब ने कहा हम 100 साल तक जंग लड़ेंगे उनके साथ। अच्छा, क्या थी वो करारदाद? पूरी ये थी कि ये जंग बंदी करवाई जाए, फौजें वापस जाएं, और जो असल बात थी, जो नुक्ता इतराज था, वो ये था करारदाद में कि जो जीती हुई पार्टी है, जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनको इक़्तिदार सौंपा जाए। इलेक्शन में जो जीते हैं, इलेक्शन में उन नुमाइंदों को, वो उन अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार दिया जाए। इसका मतलब है वो करारदाद सीधा सीधा ये कह रही थी कि जो यानी कि अवामी लीग है उसको हुकूमत दीजिए, क्योंकि वो जीते हैं। ये बात जाहिर है भुट्टो साहब को या एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं थी। भुट्टो साहब ने कहा, वो कॉपियां फाड़ के, कि हम 100 साल तक भी जंग लड़ेंगे, वो ऑन द रिकॉर्ड है। और 4-5 दिन बाद फौज ने सरेंडर कर दिया वहां पे। वो तो जाहिर है तारीखी हकीकत है, ठीक है। तो जाहिर इसका नुकसान तो पाकिस्तान को ही हुआ ना, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने जो किया, आइन में जो उन्होंने इस्लामी दफा शामिल की, बहुत ज़्यादा, एक मजहबी बुनियाद फराहम की। जो होता है ना आइन, उसका एक प्रिम्बल होता है। प्रिम्बल उसका समझे कि एक बेस होती है, आइन पूरा आइन उसके ऊपर खड़ा होता है। जो जमहूरी ममालक हैं, जो आइन का जो हिस्सा होता है ना प्रिम्बल, उसमें होता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल। ये प्रिम्बल का बुनियादी हिस्सा होता है जमहूरियत के अंदर। जमहूरियत का ये बुनियादी उसूल है कि सॉवरेनिटी जो है वो लोगों का हक, लोग जो हैं वो उसके हकदार होते हैं किसी भी मुल्क के। हक हुक्मरानी जो होता है ना, वो लोगों का होता है। अपनी मर्जी से उन्होंने नुमाइंदे जो चुनने होते हैं, जो कि वो मुल्क चलाते हैं। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, ये है जमहूरियत की बुनियाद। भुट्टो साहब ने ये जुमला ऐड करवा दिया, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल की बजाय सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, के हक हुक्मरानी जो है वो अल्लाह को हासिल है। अब अल्लाह ने तो आके जो ऐसे यानी कि इदारे नहीं चलाने, इदारे आखिरकार लोगों ने चलाने हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने जो एक बुनियाद बना दी मजहब की, कि हम मजहब के ज़ेरे असर रह के ये मुल्क चलाएंगे। अब मजहब की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो अलग अलग होती है। हर मकतबा फ़िक्र की, इस्लाम की, मजहब की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब आप किसकी शरीयत के तहत चलाएंगे, किसकी इंटरप्रिटेशन मानेंगे, किसकी इंटरप्रिटेशन के तहत ये मुल्क चलाएंगे? इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन है, क्या फिर जो फ़िक़्ह जाफरी है उसके मुताबिक चलाएं आप? तो उनके जो अकायद हैं उसके मुताबिक आप जो नमाज, रोज़ा, कुर्बानी, हज, ज़कात, सारा कुछ फिर उनके मुताबिक करें। फिर आप सुन्नियों के जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक कैसे चला सकते हैं? ये सारी मौजूद है इधर। तो ये बेसिकली यानी कि फिर खाली यही नहीं था, इसके अलावा उन्होंने बहुत सी मजहबी दफात शामिल की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे वो कादियानियों को भी काफिर करार दिया। स्टेट का तो ये काम नहीं होता ना, ये तो एक मजहबी मामला है, इसको आप मजहब तक ही रखें। हालांकि ये बात ठीक है, जो लिखी हुई है ठीक है, लेकिन ये आइन का काम नहीं है कि आइन तय करे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। तो ये चीज़ें उन्होंने शामिल की। उसके बाद उन्होंने तालीम में बहुत ज़्यादा जो है मज़हब को शामिल किया। जो इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के जो सब्जेक्ट हैं ना, ये भुट्टो साहब ने शामिल किए, उससे पहले नहीं थे ये। वजारत मजहबी अमूर भुट्टो साहब ने कायम की। जुमे की छुट्टी भुट्टो साहब ने करवाई, उससे पहले इतवार की छुट्टी हुआ करती थी।
भुट्टो साहब ने कहा नहीं जी ये तो हमारी जुमे की छुट्टी होनी चाहिए। वो भुट्टो साहब ने जो है ना वो शुरू करवाई। आलमी मार्केट से जी हटा दिया जी, पाकिस्तान। हटा दिया। शराब वगैरह पे पाबंदी कि ये जो चीज़ें हैं इस तरह की, तो यानी कि वो एक बुनियाद फराहम की उन्होंने ना भुट्टो साहब ने। हालांकि खुद वो कोई मजहबी शख्स नहीं थे। यही मसला है असल में कि मजहब को सिर्फ सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। भुट्टो साहब की जो जिंदगी है वो खुली किताब है, सबको पता है कि वो सेकुलर अप्रोच रखने वाले इंसान थे, तो उनका इन चीज़ों के साथ ताल्लुक ही नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो गलत काम किया ना, वो जो प्राइवेटाइजेशन की ना उन्होंने, वो तो उन्होंने समझे कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मुल्क की। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। आज तक जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सर कोई 80 से ज़्यादा तकरीबन जो थी ना इंडस्ट्रीज वो प्राइवेट की, 80 से ज़्यादा। और उसमें 31 जो थे वो थे सनती यूनिट, 13 बैंक थे, 14 इंश्योरेंस कंपनियां थी, 10 शिपिंग कंपनियां थी, 2 पेट्रोलियम कंपनियां थी, ये बड़ी। इसके अलावा और जो थे वो, तो जब ये हुकूमत ने ये चलानी शुरू की तो पहले 2-3 सालों में ही ये जो तमाम कंपनियां थी ना, ये तकरीबन 80% खसारे में आ गई थी। 80% है, आप अंदाजा करें, खसारे में आ गई थी। और स्टेट बैंक जो सालाना रिपोर्ट अपनी जारी करता है, वो पूरे 4 साल भुट्टो साहब ने जारी ही नहीं होने दी, खसारे की वजह से, कि हम खसारा शो करें अब, क्योंकि सारी जो कंपनियां हैं वो तो हुकूमत चला रही है और वो जा रही हैं खसारे में। तो भुट्टो साहब कैसे वो उसको जारी करने दे सकते थे? यानी कि ये बदनीयती है ना, लीडर होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने जो मेरे ख्याल में अपने ताबूत में आखिरी कील ठोका ना, वो ज़ियाउल हक को जो उन्होंने आउट ऑफ टर्न जो उनको प्रमोट किया ना, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया ज़ियाउल हक को, वो उन्होंने सबसे गलत काम किया। अच्छा, जो ज़ियाउल हक था ना, मुस्लिम आप किताबें पढ़ें, ज़ियाउल हक ना एक बुनियादी तौर पे बड़ा ना चापलूस किस्म का इंसान था। वो भुट्टो साहब के ना बड़ी चापलूसी करता था, काफ़ी नीचे था वो, नंबर उसका नहीं था, उसको नीचे से वो ऊपर लेके आए। तो एक वाकया मैंने एक जगह पढ़ा, उसमें वो ये था कि ज़ियाउल हक जो था वो कहीं बैठे हुए थे ऑफिस में, सिगरेट पी रहा था अंदर बैठा अपने ध्यान में। किसी ने आकर कहा जी भुट्टो साहब आ गए हैं, अचानक वो कहीं आ गए। तो ज़ियाउल हक ने फौरन वो जो सिगरेट था ना वो अपनी जेब में डाल लिया। अभी वो CNC नहीं बना था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना, अभी उसको नहीं बनाया था। अच्छा, उसने जल्दी से ना वो जेब में डाल लिया ज़ियाउल हक ने। भुट्टो साहब जब अंदर आए मिले तो उसकी धुआं जो है ना निकल रहा था जेब से। तो उसने, भुट्टो साहब ने कहा ये क्या? वो बाद पता चला जी उसने उनके सिगरेट पी रहा था, तो आपका जब आने का पता चला तो उसने जल्दी से जेब में डाल दिया, आपको बुरा ना लगे। उसने, भुट्टो साहब ने सोचा जो शख्स मुझसे इतना डरता है तो ये तो मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता, ये ठीक है। मेरा गुलाम उस वक्त खर ने भी अपनी किताब में लिखा है कि मैंने उस वक्त भुट्टो साहब को मना किया कि इस शख्स को ना बनाओ। तो उसने लिखा है कि भुट्टो साहब को इतना एतमाद था कि वो ज़ियाउल हक को बंदर कहते थे। तो प्राइवेट महफिलों में ना वो कहते वो तो मेरा बंदर जर्नैल है, वो क्या करेगा। वो कहते बाज़ औक़ात वो ज़ियाउल हक के सामने भी कह देते थे और वो मुस्कुरा देता था आगे से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो विजनरी होते हैं सियासतदान, बड़े सियासतदान, वो ऐसे काम नहीं करते। ये जो पॉपुलर सियासतदान होते हैं ना, वो ऐसे काम करते हैं कि जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि लोग, मजहबी सोसाइटी थी तो मज़हब को उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ऐसे लोगों को ऊपर लेके आते हैं जो उनके ख्याल में उनके लिए ख़तरनाक नहीं होते, चाहे वो नाअहल ही क्यों ना हो, और चाहे वो नाअहल ऊपर आके उन्हें ही नुकसान पहुंचा दें, जैसे कि भुट्टो ने पहुंचाया भी।
भुट्टो ने यकीनन बहुत गलतियां की। मज़हब को जी जी आइन का जी हिस्सा जी बनाना, जी जी प्राइवेटाइजेशन, मशरकी पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ उसमें जर्नलों के का अलाकार बनना, शरीक हम्म, होना। जी जी उसके बाद एक तो ये कि जो बलूचिस्तान में हुकूमत थी जी वहाँ पे हाँ ज़ुल्फ़िकार अली बिल्कुल पीपल्स पार्टी की कोई सीटें ही नहीं जी थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उसको अताउल्लाह भी जो है ना महंगल महंग अताउल्ला में बिल्कुल बिल्कुल उनको वो हुकूमत हाँ उन्होंने वो भी ख़त्म की, यानी बिल्कुल बिल्कुल ही जी 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 आमराना रवैया। अमराना रवैया था और अपोजिशन को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो उस दौर में केसेस बनाए उन पे उनको दबाया उनको ये नहीं कहना हाँ, वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस बनाया, फिर जी जी बाद में जी उन लोगों को, यानी सरासर नाजायज़। जी जी और फिर एक और उन्होंने काम किया कि 10 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 73 का, हम्म, उसकी मंजूरी दी गई। हम्म, और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, 11 अप्रैल को भुट्टो साहब ने पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमर बिल्कुल यानी इससे जो पता चलता है हमें वो ये कि हमारे उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियन थे और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी और पीपल भुट्टो, हम्म, इनकी जमहूरियत के साथ कतई तौर पे कोई कोई ताल्लुक कमिटमेंट नहीं नहीं थी, ना कोई आवाम के साथ इनको हम्म, हमदर्दी थी। हम्म, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो सीखा था हम्म, वो ये कि आवाम को इस्तेमाल कैसे करना है, हम्म, एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उनको बेवकूफ़ कैसे बनाना हम्म, है। हो कि आज भी लोग भुट्टो को एक बड़े लीडर के तौर पे मानते हैं या कम से कम लीडर के तौर पे मानते हैं। फैक्ट यही है कि भुट्टो एक असल में एक्सप्लॉइटर के तौर पर सामने आए। भुट्टो की जो बड़े लीडर के तौर पे जी जी इस वक्त तक पहचान है वो सिर्फ इस वजह से कि वो कि उसे फांसी लग गया, और फांसी को भी बड़े हम्म, अजीब तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है। हम्म, और हकीकत तो यही है अहमद साहब कि भुट्टो का कोई भी फैसला, हम्म, बड़ा फैसला जो है हाँ ये नहीं वो कि अवाम के हक में नहीं दिखाई देता। उन्होंने सोशलिज्म के हवाले से जो कुछ किया वो भी सब कुछ, यानी हम्म, प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने की जी वो जी सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया। हाँ जी और ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी मुलाजमों को जो उन्होंने जितना उन्होंने मजबूत कर दिया, हम्म, आज हर दफ्तर में हर जगह पे हम्म, सरकारी मुलाजम जो है वो हम्म, आम लोगों को जो सरकारी मुलाजम नहीं है उनको जलील करते हैं। जी यानी सरकारी मुलाजम इतना प्रोटेक्टेड है हम्म, आइन के अंदर, जी जी कानून के अंदर, कि आम आदमी को वो जिस तरह से चाहे ब्लैकमेल करे, बिल्कुल सही जिस तरह से चाहे उससे पैसे निकलवाए, जी जी रिश्वत ले, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सरकारी मुलाजमों को यूनियन की हाँ इजाज़त देकर, जी जी भाई सरकारी मुलाजमों को जब आप यूनियन हाँ की इजाज़त देंगे तो उनका एहतसाब किस तरह से होगा? हाँ कौन करेगा